हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी कम समय में आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यहाँ हर चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम सभी क्लास 12th हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 2 राजा किशन और नगर के बारे में। यह आप सभी के सामने में रहा महत्वपूर्ण टॉपिक। परिचय पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपद, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल एवं गुप्त काल के बारे में, नगर एवं व्यापार। चलिए आज हम अभी परिचय से शुरू करते हैं। पहले हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता आई थी। यह कैसी सभ्यता थी? शहरीय सभ्यता थी। आपको अगले वीडियो में समझाई दिए थे। हाँ, आपसे पूछेंगे तो ये कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव बन गया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। कब हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इससे हमें राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति की पता चलता है। चलिए आज हम फिर अभी उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। यह कब से कब तक रहा? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसी काल में ये 3 वेद की रचना हुई थी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद हो गया। पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ, इसी समय वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितनी वर्ण व्यवस्था थी? 4 वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, अब 600 ईसा पूर्व में ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हुआ था। इसी समय 16 महाजन पद भी बने थे और 16 महाजन पद में कुछ राजतंत्र था, कुछ गणतंत्र था। कुछ राजतंत्र, कुछ गणतंत्र भी था। अब हम 16 महाजन पद के बारे में समझेंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण मगध महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे। अभी महाजन पद का अर्थ क्या होता है? बोलेंगे पूरा तो कहेंगे कि बड़ा राज्य होता है। यहाँ महा का मतलब होता है बड़ा, जनपद का मतलब होता है राज्य। जो जनपद से मिलकर जो बड़ा राज्य बना उसे ही बड़ा महाजनपद कहते हैं। हाँ, 16 संख्या थी। इसमें कितने संख्या थी? 16 संख्या थी। कौन कौन? मगध, कौशल, काशी, अवंती, वज्जिज, मल्लव, वत्स, छेदी, कुरु, पंचाल, अंग, अश्मक, सुरसेन, मत्स्य, कंबोज, गंधार। कौशल ये कब, इसका कब उदय हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हाँ, अब मगध के बारे में हम पढ़ते हैं। मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगृह में। कहाँ थी? राजगृह में। फिर बाद में कहाँ पड़ा? पाटलिपुत्र में। हाँ, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? गंगा और सोन नदी के किनारे। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे। हाँ, अब हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था। मगध का पहला राजवंश। आपसे पूछा जाए कि मगध का पहला राजवंश कौन सा था, तो आप कहेंगे कि हर्यक वंश था। इसकी स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। कब किया था? 544 ईसा पूर्व में। इसका शासन कब से कब तक चला था? 544 से 492 ईसा पूर्व तक। बौद्ध धर्म, जैन धर्म की ये समकालीन थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ये समकालीन थे। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? उसका ही बेटा। कौन? अजातशत्रु ने किया था। यह बहुत ही महान शासक भी था। वज्जिज को हराया था। क्या चीज से? रथमोशल महाशिलकंटक से। महाशिलकंटक से। ये 2 हथियार थे, बहुत ही पावरफुल हथियार। पहला बौद्ध संगीत इसी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। अब हम उदयीन के बारे में पढ़ते हैं। इस उदयीन राजधानी, उदयीन ने मगध की राजधानी राजगिरी था और उसको क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने किया था? आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे उदयीन ने किया था। किसने किया था? उदयीन ने। अब हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ही ने किया था। कब किया था? 412 में। इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? 412 से 344 ईसा पूर्व तक। इसके बहादुर, हम इसमें पावरफुल राजा के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा सही से और जिसके बारे में एग्ज़ाम में आता है। कालाशोक, ये द्वितीय बौद्ध संगीत इसी के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सिंह इसी से शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। हाँ, अब हम नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं।
नंदवंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने। कब किया था? 344 में। इसका शासन कब से कब तक चला था? 344 से 323 ईसा पूर्व तक। इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके मदद से हराया था? चाणक्य की मदद से। किसके मदद से? चाणक्य की मदद से। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही है। इसकी स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। अब हम प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंबिसार हो गया, अशोक हो गया। इसी के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। सेल्यूकस के बेटी से शादी किया था। किसके बेटी से शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? सेल्यूकस के बेटी से। हाँ, सेल्यूकस ने राजदूत भी भेजा था इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन? उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज ने। ये कौन सी रचना किया था? ये इंडिका पुस्तक की रचना किए थे। इसी से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म भी अपनाया था। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? बेलगोला में। आपसे पूछा जाए तो अब बोलेंगे। अब हम बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार यह अशोक के पिता थे। अशोक के पिता कहेंगे तो कौन थे? बिंबिसार थे। हाँ, राजदूत। ये राजदूत इसके दरबार में कौन था? डाइमेकस। इसके दरबार में डाइमेकस राजदूत था। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह कलिंग की युद्ध कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। ये युद्ध की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। बौद्ध धर्म अपनाया इसने। जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और विदेशों में इसका प्रचार करवाया। बहुत बढ़िया। अशोक ने धम्म नीति अपनाया, जिसका अर्थ होता है सही आचरण। इसमें प्रजा के लिए नैतिक बातें शामिल थी, जैसे हो गया आदर, अहिंसा। आदर का मतलब बड़ों का सम्मान करना, तरीका से बात करना। अहिंसा का मतलब किसी का हत्या नहीं करना, सभी में जान होती है। अब हम धर्म प्रचार के लिए कौन सा नियम अपनाया था अशोक ने? धर्म महापात्र नियुक्त किया था। आदमी जो क्या कहते हैं देशों में प्रचार कराया। फिर शिलालेख के माध्यम से प्रचार करे और स्तंभ लेख के जरिए। और क्या कहते हैं अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भी भेजा जाता था। बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। और संघमित्रा उसकी बेटी का नाम था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। अब हम अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिली थी। अशोक के अभिलेख अधिक से अधिक अभिलेख किस भाषा में मिली थी? ब्राह्मी लिपि में। अब हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी कैसे कैसे मिला है उसके बारे में अब हम जानते हैं। हम महत्वपूर्ण चीज़ें लिखे हैं। पहले साहित्य स्रोत के बारे में पहले लिखे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस से इससे हमें जानकारी मिलती है। अभिलेख में हो गया अशोक का अभिलेख अधिक से अधिक मिलता है। पुरातात्विक हो गया, खुदाई में महले मिला, भवन मिला, स्तंभ मिला, ये सबसे जानकारी मिलती है। हाँ, आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। अब हम मौर्य उत्तर काल के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश के बाद कौन कौन सा वंश आया उसके बारे में जान लेते हैं। शुंग वंश आया, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने किया। कण्य वंश आया। सातवाहन वंश आया, जिसकी स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। कुषाण वंश कोजुल कडफिस ने शासन कब से कब तक किया था? प्रथम से तृतीय ईस्वी तक किया था। राजधानी कहाँ थी? पहले पेशावर राजधानी था, फिर बाद में मथुरा हो गया। पहले था पेशावर, फिर बाद में मथुरा हो गया। प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क, जो 14वीं बौद्ध संगीति हुआ था। इसके शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। इसी के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। इसने क्या कहते हैं? महायान का बढ़ावा दिया। अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। और प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम। इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को
क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, अच्छा गुप्त काल को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में आप जान लेते हैं, जिसे यूरोप का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने कहा था। कला, इसमें कला में भी बहुत ही रुचि थी। संगीत के महान संरक्षण थे। अब अग्रहार, अग्रहार का मतलब क्या होता है? अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को जो दिया गया दान में भूमि होता है ना, उसी को हम अग्रहार कहते हैं। अब पर्याय परिस्थिति, ये एक किताब है जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके लेखक कौन है? हरिसेन है। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। आपसे पूछा जा सकता है कि पर्याय परिस्थिति के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे हरिसेन। किस भाषा में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में। इसमें समुद्रगुप्त को दयालु बताया गया है। इसमें कैसा बताया गया है? दयालु बताया गया है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। यह शकों का अंत कर दिया। बताइए, इसके शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। यह विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? विक्रमादित्य के नाम से। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन? कालिदास, छप्पनक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटक कपर, वराह मिहिर आदि रहते थे। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान भी आया था। कब आया था? 5वीं शताब्दी में। हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में अंतर क्या है? इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम लिख दिए हैं। हाँ, आप कहेंगे कि खरोष्टी लिपि, इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। अब ब्राह्मी लिपि, इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। आई होप कि आप सभी को यह चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो ये लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इसी तरह 10 मिनट में हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि उसका भी भला हो सके।